हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो बार्क के मॉक टेस्ट 2 के सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो आई होप सभी लोगों ने मॉक 1 और मॉक 2 दोनों दे दिए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 3 अप्रैल को है, राइट, तो अभी भी आपके पास चांस है, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारा मॉक टेस्ट है वो खुला रहेंगे। ठीक, सॉल्यूशंस नो डाउट डिस्कस हो गए हैं, हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए टेस्ट प्रॉपरली ओपन रहेगा। ठीक, तो आप 2 तारीख तक भी, 3 तारीख तक एग्जाम से पहले भी मॉक दे सकते हैं अगर आपने मॉक को परचेज कर लिया है तो। ठीक, चलिए तो सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। लास्ट जो सॉल्यूशन डिस्कस किया था दैट वीडियो इज आल्सो अवेलेबल, राइट? सो मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, सो 2 वी आर डिस्कसिंग नाउ। सो दोस हैव रिटन सेकंड टेस्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशंस, ओके? सो जिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं है दैट वी विल डिस्कस हियर, राइट? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे हैव प्रोवाइडेड विद द सॉल्यूशन, ओके? राइट, सो स्टार्ट करते हैं सर। चलो शुरू के क्वेश्चंस आईपीसी के हैं, तो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, फिर जैसे ही हरिशंकर सर के सब्जेक्ट आएंगे, थर्मो वगैरह, पीडी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट हैज द ट्रांसफॉर्म गिवन बाय। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, देखो टेस्ट पेपर जो था ना, मॉक टेस्ट, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक था, जैसा बार्क में आने वाला है। क्वेश्चन पैलेट्स वगैरह बने थे, इंस्ट्रक्शंस थे, +3 -1, एंड में आपको अपना स्कोर भी पता चला। ठीक, तो जिन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो बेसिकली वो यहाँ से क्वेश्चंस पे देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस मॉक में आए थे। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करके देते हैं तो आपको एक सिटिंग में 2 घंटे देने मिलता है, तो आपकी एक बेसिकली हैबिट बनती है। ठीक है ना, चलो। और यहाँ पे हम सॉल्व करने की इजीनेस के लिए सब्जेक्ट वाइज लिखा है, जैसे आईपीसी का क्वेश्चन फर्स्ट आएगा, देन मास ट्रांसफर, ऐसा मतलब अरेंज किया है हम लोगों ने। ठीक है, आप लोगों के जो पेपर होगा, एक्चुअल पेपर बार्क मॉक टेस्ट में जंबल्ड आएगा, मतलब रैंडम क्वेश्चंस आएगा। पहला क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मास ट्रांसफर, सेकंड विल बी फ्रॉम पीसी, ऐसे आएगा। क्योंकि बार्क में भी ऐसे ही होने वाला है, जंबल्ड अप क्वेश्चंस आने वाले हैं। कभी मास ट्रांसफर के 3 क्वेश्चन आ गए, फिर हीट ट्रांसफर दे दिया, ऐसा। ठीक, चलिए, फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट हैज द ट्रांसफॉर्म गिवन बाय। अब किसी भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वैल्यू मतलब t टेंडिंग्स टू 0, राइट? और अगर s डोमेन में फंक्शन दिया है तो कैसे निकालते हैं? इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? लिमिट s टेंडिंग्स टू इंफिनिटी s इंटू एक्सेस। बस ये करना था आपको इसमें। ठीक, x इंटू एक्सेस। तो अगर आप s इंटू एक्सेस करेंगे तो s से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, दिस विल गेट कैंसिल। डिनोमिनेटर की पावर देखो, नीचे कितनी पावर है? हाईएस्ट पावर 4 है। न्यूमरेटर की भी हाईएस्ट पावर 4 है, राइट? कोफिशिएंट क्या रहेंगे हाईएस्ट पावर के? 1। इफ द लिमिट इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट s इंटू एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू 1. The ratios of the coefficient of the highest power, right? So the correct answer for this problem will be 1. केयरफुल रहेंगे, इनिशियल वैल्यू मतलब t टेंडिंग्स टू 0 बट s टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, राइट? और फाइनल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो फाइनल वैल्यू मींस t टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एंड लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू x. दिस इज फाइनल वैल्यू, दिस इज हाउ यू ऑब्टेन फाइनल वैल्यू। इजी प्रॉब्लम थी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A first order system having time constant 5 second is excited by a ramp input xt is equals to t, then the steady state difference between the input and the output is। तो आपने पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ध्यान दे लो यहाँ पे, कि जब भी रैम्प इनपुट से आप एक्साइट करते हैं सिस्टम को, चलो अच्छे से डील कर लेते हैं इसको। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। देखो जरा, तो आपको बोल रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में रैंप इनपुट दिया गया। अब इसका आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। रैंप इनपुट जब भी दिया जाता है तो डायग्राम बनाना नेसेसरी है। ये डायग्राम मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। रैंप इनपुट क्या है? This is ramp input, right? Slope is 45 degree, xt is equals to t. So this is basically your ramp input. और जो आपका आउटपुट रहेगा, अगर मैं आउटपुट का डायग्राम बनाऊं तो आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस।
दिस इज द आउटपुट। खासियत यह है कि आपसे पूछ रहा था स्टेडी स्टेट डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। स्टेडी स्टेट मतलब जहां पे ये वैल्यूज सेम आ गई, ये डिफरेंस सेम आ गया, ये है स्टेडी स्टेट डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट, एंड दिस इज नथिंग बट योर टाउ, राइट। वैसे तो बी टाउ होता है, जैसे एक्स टी इज इक्वल टू ए टी, तो वैसे ये होता है ए टाउ। यहां पे ए की वैल्यू 1 है इसलिए वैल्यू विल बी टाउ, और जो आपका रिस्पॉन्स है वो लैग करता है टाउ टाइम से। तो दो चीज ध्यान देने वाली। तो स्टेडी स्टेट अगर डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की बात करेंगे, so this is equals to a tau. A is 1, time constant of the first order system is 5. So basically the steady state difference between input and output is 5. Important सवाल है, डायग्राम ध्यान रखना है आपको। ये कभी मैच नहीं करता है, ये रैंप इनपुट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, ये आपका आउटपुट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, लेकिन इनका डिफरेंस बराबर हो जाता है आफ्टर स्टेडी स्टेट। और वो डिफरेंस कितना होता है वो पूछा गया था आपसे, राइट। डिफरेंस इज 8 टाउ, राइट। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आंसर विल बी डी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चलो इसको भी डील करते हैं। देखो जरा, क्या दिया गया है आपको? अ टैंक हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, एसी की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। और क्या बोल रहा है? एट अ स्टेडी स्टेट विद अ इनलेट फ्लो रेट ऑफ, स्टेडी स्टेट पे फ्लो रेट है आपके पास 2, द फ्लो हेड कैरेक्टरिस्टिक आर शोन बाय द बिलो डायग्राम। अब हम लोग, ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम हो गई। कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम हो गई? जनरली एक टैंक की जब हम लोग बात करते हैं, टैंक प्रॉब्लम की, एक इनलेट रहता है क्यू आई, एक आउटलेट रहता है क्यू ओ, और ये जो आउटलेट होता है वो हम कैसे वेरी करा रहे होते हैं? जनरली लीनियर रेजिस्टेंसेस होते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं, या कांस्टेंट होता है। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आपको बोल दिया है कि दिस क्यू नॉट वेरीज विथ एच अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, राइट। तो अब बेसिकली आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा क्यू नॉट का एच के साथ बाय सीइंग दिस ग्राफ, राइट। कैसे निकालोगे? वाई एक्सिस पे है क्यू नॉट, एक्स एक्सिस पे है एच, क्यू नॉट वर्सेस एच का ग्राफ दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट कितना है? दिस कोऑर्डिनेट इज 0.3, 1, दिस इज 0.3, 1। एक कोऑर्डिनेट आपका 0.3, 1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? अनदर कोऑर्डिनेट इज 1, 2.4। सो दिस इज पी कोऑर्डिनेट, दिस इज क्यू कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। तो दो कोऑर्डिनेट जब आपके पास गिवन है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्यू नॉट माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 h माइनस 0.3। दिस विल बी द इक्वेशन। सॉल्व करेंगे इसको आप लोग, तो यहां से निकल के आएगा क्यू नॉट माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.7, so this is 2h minus 0.6. So the relation of q naught with height is this, right? So the relation of q naught with height is this, 2h plus 0.4. सब प्रोसेस कैलकुलेशन का क्या करें? मतलब अरे देखो इजी सवाल आएंगे प्रोसेस कैलकुलेशन के भी। देखो बार्क में क्या रहता है ना, तुम्हारे पास क्वेश्चन छोड़ने की विंडो है। कितने क्वेश्चन करने हैं? 65 के करीब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। तो ये अपना मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट हुआ, ये थोड़ा पीसी वाला पार्ट हुआ, ये सब छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सो आपके पास क्यू नॉट वर्सेज एच में रिलेशन आ गई है, एंड दिस इज अ लीनियर रिलेशन, क्यू नॉट इज वेरिंग लीनियरली विथ एच। अब अपनी नॉर्मल बैलेंसेस लगा दो। हमको क्या चाहिए था बस कि क्यू नॉट कैसे वेरी कर रहा है हाइट के साथ, वो हमें मिल गया, खत्म बात। चलो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो अब मैं बैलेंस लगा दूंगा। क्या लिखूंगा, क्यू आई माइनस क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ए डी एच बाई डी टी। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 2h प्लस 0.4। राइट, अब देखो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इंटू रेजिस्टेंस s प्लस 1, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी 1/2, डायरेक्टली निकाल सकते हो रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज 1/2, दिस इज 1/2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया, 2 into 1/2 s plus 1. The transfer function of this function is 0.5 upon s plus 1. This will be the answer. The correct answer for this problem is 0.5 upon s plus 1. Option B was correct. Right? आपको बस समझना था कि उसने घुमाने की कोशिश की है आपको, कि क्यू नॉट का ग्राफ देके आपको घुमाने की कोशिश की। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। द ट्रांसफर फंक्शन y अपॉन x इज s इंटू 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस s इंटू s प्लस 1। अब अगेन अ डिफरेंट प्रॉब्लम। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जनरली हमको क्या पूछा जाता था, ये ब्लॉक डायग्राम देके ट्रांसफर फंक्शन निकालने को पूछता था जो रिलेट करे x को y के साथ, ये ट्रांसफर फंक्शन बोलता था। अब यहां पे उसने ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है कि भाई मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, तुम मेरे को ये जीएस की वैल्यू बता दो। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स सवाल पूछ दिया। ठीक, कैसे करेंगे देखो जरा, इनपुट्स लिखेंगे डिफरेंट। दिस इज u1, this is u2, u3, u4, राइट। यहां क्या सिग्नल आएगा, y, this will be y, राइट, और यहां से क्या सिग्नल जाएगा, x। तो अब आपको डिफरेंट सिग्नल लिखने और ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना है। चलो देखो जरा, लिखो u1 क्या लिखोगे आप, u1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस x, u2 विल बी इक्वल टू y प्लस u1, u3 विल बी इक्वल टू u2 इंटू s प्लस 1, u4 विल बी इक्वल टू u3 प्लस x, ये माइनस होगा है ना, u1 माइनस y, this u4 is this, and finally y will be equal to u4 times gs, u4 times gs। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, y और x में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो u1 क्या है, 2x माइनस वाई, यहां से u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू आ गई। u3 क्या है, u2 इंटू एस प्लस 1, यहां पे लिखता हूं मैं, u3 इज u2 इंटू एस प्लस 1x, और u2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फाइनली y क्या है, y4 इंटू जी एस, ये y4 की वैल्यू उठा के यहां डाल देना। सो y विल बिकम, u4 इज 2x माइनस वाई इंटू एस प्लस 1 प्लस x
टाइम्स GS, ये निकल के आएगा आपके पास। सर इस पेपर का लेवल बार का था या थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखा था भाई इस पेपर का, है ना, क्योंकि पिछला जो मॉक था वो इजी दे दिया था, क्योंकि उसमें PYQs थे, ठीक। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल आइडिया हो जाए यार कि 2 घंटे में अगर थोड़ा लेंदी पेपर आया तो मेरे को कितने सवाल करने पड़ेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो GS की वैल्यू आपके पास आएगी S, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ GS। सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है ना। मैंने बेसिक मेथड बता दी कि आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट था भाई सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लगता है तो छोड़ देना ऐसे सवाल, टाइम कंज्यूमिंग है, काफी टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है ना, लगे तो छोड़ देना, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बोल क्या रहा है आपसे, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक। इस पेपर का कट ऑफ कितना होना चाहिए, सर डाटा निकल सकता है क्या? हाँ निकलवा रहे हैं, डाटा निकलवाते हैं कि जितने लोगों ने दिया है उनके उस हिसाब से कितने कितने मार्क्स आए, है ना। अभी डाटा निकलवा लेते हैं। सर पेपर 1 का भी निकलवा लीजिएगा, मुझसे बोलिए। डाटा निकलवा लेते हैं कि मॉक 1 और मॉक 2 में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है ना, उस हिसाब से फिर कट ऑफ वगैरह बता दें। अभी मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मॉक 2 में 166 मार्क्स आए हैं उसके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट मैच द फॉलोइंग एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट विद द ट्रांसफर फंक्शन, राइट। ट्रांसफर फंक्शन दिए और बोडे प्लॉट्स दिए, आपको मैच करना है। सो ये क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ किससे मैच होता है, ये रहा। सो 1 मैचेस विथ B। लो फ्रीक्वेंसी asymptote is having slope 0, हाई फ्रीक्वेंसी asymptote is having slope -1। ये किसकी तरह है, दिस इज नथिंग बट PD कंट्रोलर। PD कंट्रोलर का लो फ्रीक्वेंसी asymptote 0, हाई फ्रीक्वेंसी asymptote +1, राइट। तो दिस इज C मैचेस विथ 2। ये किसकी तरह लीड लैग सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नोन एज लीड लैग सिस्टम, ध्यान रखेंगे। दिस मैचेस विथ D। और ये किसकी तरह है, PI कंट्रोलर की तरह। PI कंट्रोलर का लो फ्रीक्वेंसी asymptote -1 होता है स्लोप, और हाई फ्रीक्वेंसी asymptote का स्लोप 0। सो दिस A मैचेस विथ PI कंट्रोल D और 4th, राइट। सो A is 4, B 1, C2, D3। ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो स्टैंडर्ड बोडे प्लॉट्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर का जनरली पूछा जाता है, PD कंट्रोलर का पूछा जाता है, PI कंट्रोलर का पूछा जाता है, ठीक। और सारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर, सबका ग्राफ एक जैसा रहेगा, कुछ भी आप K की वैल्यू हो या टाउ की वैल्यू। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बहुत बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए। आपको स्ट्रेटेजी बतानी थी। द फॉलोइंग PID शोज एन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द कंट्रोल स्ट्रेटेजी। सर लीड लेग डायरेक्ट याद रख, नहीं लीड लेग डायरेक्ट याद मत रखो, वहीं सॉल्व करना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा एंड टाउ। चलो देखो जरा,
द फॉलोइंग PID शोज एन कंट्रोल स्ट्रैटेजी. व्हाट इज द कंट्रोल स्ट्रैटेजी? आपको कंट्रोल स्ट्रैटेजी बतानी है इस चीज को देख के. ठीक, तो देखो हो क्या रहा है. आप स्टीम सप्लाई कर रहे हैं, यहां से स्टीम आ रही है. प्रोसेस क्या है वो समझो. लीडलेस सिस्टम को इनवर्स रिस्पॉन्स कहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, लीडलेस सिस्टम को इनवर्स नहीं कहेंगे. इनवर्स रिस्पॉन्स इज जिसमें जीरो राइट हाफ प्लेन में आ जाए. अगर जीरो राइट हाफ प्लेन में नहीं है तो इनवर्स रिस्पॉन्स नहीं कहोगे. अब पहले ये प्रोसेस समझो हो क्या रहा है. यहां से आ रही है स्टीम और यहां से आप दे रहे हैं कोल्ड फीड. तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? एक तरफ से है स्टीम, एक तरफ से है कोल्ड फीड. हीट एक्सचेंज बिटवीन स्टीम एंड द कोल्ड फीड. बेसिकली स्टीम की एनर्जी कम करनी है, या दूसरी चीज क्या कह सकते हो, इस कोल्ड फीड को हीट करना है. सो दिस कोल्ड फीड इज हीटेड हियर. दिस कोल्ड फ्लूइड इज बीइंग हीटेड बाय द यूज ऑफ दिस स्टीम. और यहां पे स्टीम का जो कंडेंसेट है, स्टीम जो कंडेंस करेगी वो यहां पे इकट्ठा हो रहा है. तो देखो हो क्या रहा है, एक फ्लो ट्रांसमीटर लगाया है. फ्लो ट्रांसमीटर है. फ्लो ट्रांसमीटर किस लिए है? फ्लो ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन देगा किसको? फ्लो कंट्रोलर को. ठीक, दिस इज फ्लो कंट्रोलर. ये वॉल्व है. दूसरी चीज यहां पे टेम्परेचर कंट्रोलर भी है और टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी है. राइट, तो स्ट्रेटेजी कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो ध्यान दो कि मैनिपुलेटिंग वेरिएबल कौन है, किस चीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है. सिर्फ एक ही मैनिपुलेटिंग वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट इज योर कंट्रोल वॉल्व. ओनली मैनिपुलेटिंग वेरिएबल इज दिस. Only MV is this control valve. ठीक, कंट्रोलर कितने लगे हैं? आप कहेंगे सर ये एक कंट्रोलर लगा है और एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगा है. दो कंट्रोलर है मतलब दो मेजरिंग एलिमेंट है. तो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी ये? इन विच देयर इज अ सिंगल मैनिपुलेटिंग वेरिएबल बट देयर आर this more than one measuring variable, measured variable या measuring element, कैस्केड कंट्रोल. दूसरी चीज आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, इससे जो सिग्नल है वो निकल के कहां जा रहा है? फ्लो कंट्रोलर को. सो द सिग्नल फ्रॉम दिस टेम्परेचर कंट्रोलर इज एक्टिंग एज द सेट पॉइंट फॉर द फ्लो कंट्रोलर. सो अगेन ये सारी चीजें हमको क्या बता रही हैं कि दिस स्ट्रेटेजी इज करस्पॉन्डिंग टू कैस्केड कंट्रोल. कैस्केड कंट्रोल में होता है वन मैनिपुलेटिंग वेरिएबल एंड मोर देन वन कंट्रोलर. मोर देन वन कंट्रोलर. ठीक, अगर दो लूप देखें तो हम डायरेक्टली कैस्केड कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, लूप अलग चीज है. दो लूप में तो आपको फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों भी दे सकता है एक साथ. ठीक, आपको ये चीज समझनी है कि कितने मैनिपुलेटिंग वेरिएबल हैं यहां पे और कितने कंट्रोलर्स हैं. दूसरी चीज कि टेम्परेचर का जो सिग्नल है वो एक कंट्रोलर को जा रहा है. आपको दो लूप ऐसे भी दे सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड, वो दो चीज भी दे सकता है. थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है. ये चीज से आप पता करेंगे कि ये कैस्केड कंट्रोल है. डिस्टिंग्विश फीचर है ये. चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल था आगे. क्वेश्चन नंबर 7. चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ. A step change of magnitude 2 unit is introduced into the transfer function. Determine the percentage overshoot for this system. अब जब भी परसेंटेज ओवरशूट वगैरह की बात आएगी तो सिस्टम चेक करोगे कि कैसा है. जीटा की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले. जीटा की वैल्यू क्या आएगी इसकी? मैं देख सकता हूं कि अगर ये मेरी इक्वेशन है 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी एक इक्वेशन. सर एक बार रिपीट कर दो स्ट्रेटेजीज के बारे में. कौन देखो, हाँ चलो देखो बता देता हूँ, इस प्रॉब्लम की बात बता देता हूँ.
इसके रूट्स निकालोगे आप, इसके रूट्स आएंगे आपके पास ये रहे इसके रूट्स। ठीक, अब ये रूट्स कैसे हैं भाई? दीज आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। और जब रूट्स रियल और अनइक्वल है तो जीटा की वैल्यू कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। सिस्टम क्या कहलाता है? ओवरडैम। तो एक बात बताओ, ओवरडैम सिस्टम में कभी ओवरशूट होता है क्या? नहीं होता। ठीक, तो ओवरशूट सिस्टम में जब ओवरडैम सिस्टम में ओवरशूट है ही नहीं, मतलब ओवरशूट कितना लगाओगे? 0 लगाओगे, खत्म। ठीक, ध्यान रखेंगे ऐसे, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले सवाल हैं। सो स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं कि कैस्केड कंट्रोल में एक मेजरिंग वेरिएबल, एक मैनिपुलेटिंग वेरिएबल एंड मोर देन वन मेजरिंग वेरिएबल्स, राइट? या मेजरिंग वेरिएबल्स को बोलते हैं कंट्रोलर्स। ठीक, दूसरी चीज फीड बैक कंट्रोल में क्या करते हैं आप? इन फीडबैक कंट्रोल यू सेंस द आउटपुट एंड देन चेंज द मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, राइट? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या करते हैं आप? डिस्टरबेंस को सेंस करते हैं एंड देन यू चेंज द दिस मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, राइट? हाँ, ठीक है ना? 1.41 आया है जीटा। ठीक, तो 1.41 क्या बता रहा है? ओवरडैम सिस्टम है। ठीक है ना? तो ये सब प्रॉब्लम ना प्रेजेंस ऑफ माइंड पे है। ये एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि ये चीज आप सोच ही नहीं सकते। ये चीज सोचने के लिए थोड़ा सा एक कामिंग प्रेजेंस चाहिए, आराम से सोचो, कंसेप्ट पे ध्यान रखो। क्या हुआ? जीटा ग्रेटर देन 1, तो क्या आंसर लगाऊं सर? अरे ओवरशूट होगा ही नहीं तो 0 लगाओ, खत्म बात। चलो, मॉक 1 का मार्क्स आया है। हाँ, एक बार कट ऑफ देख लीजिए इसके बेसिस पे। 150 रख सकते हैं। हाँ, डिस्कस कर। ठीक है, तो अभी हम लोग मार्क्स वगैरह भी हम लोग के पास अभी मार्क्स वगैरह भी आ गया है। ठीक है ना? स्प्लिट वगैरह नहीं पूछेगा, स्प्लिट नहीं पूछेगा। अपने पास सिर्फ 3 कोर्स में 3 है, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, कैस्केड, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। वैसे तो स्प्लिट कंट्रोल है, रेशो कंट्रोल है, वो सब नहीं पूछेगा। ठीक, तो हमारे पास मार्क्स वगैरह आ गए हैं मॉक 1 और मॉक 2 के। ठीक, तो हम लोग हाईएस्ट मार्क्स बता देते हैं और कट ऑफ बता देंगे। ठीक है ना? चलो, the characteristic equation of a closed loop is given by determine the value of k for which 2 of the roots are on the imaginary axis. ठीक, 2 of the roots are on the imaginary axis। पूछ क्या रहा है? अगर 2 रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं तो सिस्टम कैसा होता है बताओगे मेरे को? अगर 2 रूट्स आर ऑन द इमेजिनरी एक्सिस तो दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? दिस सिस्टम इज बेसिकली मार्जिनली स्टेबल। सब तरीके से कंसेप्ट टेस्ट करने का ट्राई किया है मैंने। ठीक, रूथ अरे बनेगी, रूथ अरे बना डालो। क्या लिखोगे? 1 6 1 प्लस के 4 4 0। ये आएगा 6 4 24 माइनस 4 बाय 4 5 एंड हेयर इट विल बी 1 plus k। 2016 minus effectively this term needs to go to 0. This term should be equal to 0. So if this term is equal to 0, k will be equal to 4. सर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन डॉक्टर रामप्रसाद सर की बुक से किए, उसके अलावा कुछ करना है सर? उसके अलावा देखो, वैसे तो मैंने मॉक 1 में आपको सवाल दे दिए थे मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट। अलॉयज वगैरह पढ़ लेना एक बार, है ना? थोड़ा सा अलॉय पढ़ लेना, कॉमन अलॉयज, ब्रॉस, ब्रास और अपना
इनकोनल और थोड़ी सी ओर्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील, ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं वो पढ़ लेना, ठीक। हाँ 4 सही है, 4 सही है, 4 इज करेक्ट, ठीक। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी राम प्रसाद से कर लिया तो चलेगा, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 करा था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू अ क्लोज लूप इज गिवन बाय, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ध्यान रखेंगे बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाते समय आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डील करना होता है। द एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर अ साइनोसोडल इनपुट ऑफ xt इज इक्वल टू 3 sin 0.5t, ठीक है ना, नहीं ज्यादा नहीं, कॉमन अलॉय, ठीक, बहुत एक्सटेंसिवली नहीं, 10-12 अलॉय पढ़ लो बस। सो एक इनपुट दिया है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है इनपुट का, इनपुट एम्पलीट्यूड इज 3, ओमेगा इज 0.5, और आपको बोल रहा है एम्पलीट्यूड रेशियो इज 0.25। एम्पलीट्यूड रेशियो इसका क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n टाइम्स, राइट। और हमको पता है सबके क्या होते हैं, इसका AR क्या होता है, 1/√, so on up till n times, राइट। वैल्यू सेटिस्फाई करके देख लो, n इज इक्वल्स टू 4 रख दो, n इज इक्वल्स टू 4 रखोगे, AR कितना आएगा, 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर स्क्वायर, और AR आपको कितना दिया है 0.25, मतलब 1/4। सेटिस्फाई करेगा इसको, क्यों, टाउ की वैल्यू कितनी है 2, टाउ इज 2, ओमेगा इज 0.5, सेटिस्फाई करेगा, बेसिकली सेटिस्फाई करा के देख लो, ठीक। स्किप क्यों कर दिया यार, इजी था, अरे इजी था भाई, सेटिस्फाई कराना था बस, कुछ भी नहीं था। 4 सेटिस्फाई करा लो ना, ठीक, इजी सवाल था, थोड़ा सा घुमा दिया था बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मैच द वेरिएबल्स इन ग्रुप 1 विथ इंस्ट्रूमेंट्स इन ग्रुप 2। चलो टेम्परेचर के लिए क्या है, टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर हो सकता है, ऑसिलेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है, दोनों हो सकते हैं। प्रेशर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैं मेजरिंग डिवाइसेस डिस्कस कर रहा था कि बेलो एलिमेंट, एलिमेंट शब्द जहां भी दिखे वो प्रेशर का इंडिकेशन होगा, ठीक है। फ्लो के लिए दो चीजें हैं, डाल ट्यूब यूज होता है और हाँ बस फ्लो के लिए डाल ट्यूब ही एक ही है। कंपोजिशन के लिए पोटेंशियोमेट्री भी है और क्रोमेटोग्राफिक एनालाइजर भी है, राइट, ये हो ठीक है ना। 5 2 4 1 3 6, सो ऑप्शन मैच कर लो। 5 2 4 6 5 नहीं, क्यू का 2 नहीं होगा, ऑप्शन मैच कर लेते इसमें। ध्यान देने वाली बात ये थी कि आप टेम्परेचर देखते तुरंत पायरोमीटर मार के आगे बढ़ लेते, गलत हो जाता, ठीक है ना। ये इसलिए प्रॉब्लम दिया था कि यार टेम्परेचर का बिल्कुल अपन को पायरोमीटर दिमाग में बैठ गया है, कभी कभी ध्यान देना, ये ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी आ जाती हैं।
तो टेम्परेचर का ऑसिलेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हो सकता है और पायरोमीटर भी हो सकता है। प्रेशर का एलिमेंट शब्द जहां भी देखो प्रेशर, फ्लो ट्यूब वगैरह जहां भी देखो अपना फ्लो, और कंपोजिशन पोटेंशियोमेट्री और क्रोमेटोग्राफिक एनालाइजर दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए सो अब मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार, पेपर 1 और पेपर 2 के। सर एक सेकेंड सर। One का टॉप है 260 मार्क्स, सो मॉक 1 इज 260, सेकंड इज 247 247, सेकंड मार्क्स। हाँ। मॉक 2 का हाईएस्ट मॉक 2 होगा 199। कट ऑफ कट ऑफ विल बी अराउंड, देखो इसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब देखो बंदों ने 260 मार्क्स लिया है, ठीक, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हैं, तो इसका मैं 180 लेके चलता हूं। और मॉक 2 डिफिकल्ट था तो कट ऑफ विल बी 160, राइट, ये होना चाहिए, ठीक है ना। सो आप हाईएस्ट देख सकते हैं 260 आए मॉक 1 में, मॉक 2 में हाईएस्ट इज 199, राइट। करीबन 40 to 55 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं, सो 199 इज द हाईएस्ट, ठीक। कट ऑफ अराउंड 170, 160, 170, 175 ऐसा ही रहता है, 160 से 180 के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सीरियस है ना वही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक फालतू में हाँ। दे दिया, बिकॉज़ वी कैन नॉट सी एनी मार्क्स व्हिच इज लेस देन वेरी लेस वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में मार्क्स आ गया, कि कोई बैठा उससे 2 क्वेश्चन नहीं बने और टेस्ट बंद कर दिया, वैसा नहीं है। सब लोग, क्योंकि आपने परचेज किया है इसको, ठीक, और एक ही बार देने मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार नहीं, एक बार मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं कि यार चल 5 क्वेश्चन अभी कर लिए 10 मिनट में, फिर आप बाद में कर रहे हैं, वैसा नहीं है, ठीक। प्रॉपरली टेस्ट सीरीज की तरह था ये, तो अच्छा परफॉर्मेंस था लोगों का, ठीक है ना। तो आपको ये एग्जाम देख के स्ट्रेटजीज आपकी वहां पे एग्जाम में चेंज होंगी कि यार मॉक टेस्ट इजी था, कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो मेरे को ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, टॉपर के मार्क्स 199 है, हाईएस्ट मार्क्स इज 199, कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा, और भी लो जा सकता है, लेकिन इन जनरल कट ऑफ रहता है 160 to 180, ठीक। चलिए, सीआरई वगैरह के तो सारे सॉल्यूशन थे ही आप लोगों के पास, इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। सीआरई पूरे सॉल्यूशन आपके टेस्ट में प्रेजेंट है, ठीक, जितने भी क्वेश्चंस थे सबके सॉल्यूशंस वहां पे मेंशन थे, सीआरई में डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग, जो सीटी था उसमें भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, सब सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, तो जो सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सब सीटी के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल थे, हाँ। थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना पड़ेगा, हाँ। So first of all, question number 26 देखते हैं।
So I hope now it is clear. Yes, now it is clear. So once again, so एक फिर से बता देता हूं मैं, ठीक है. So critical point VF, specific volume of vapor and liquid are same. Dry saturated vapor quality equal to 1 है ना, and third one, so option C is correct. ठीक है, 26 क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इट इज क्लियर. Is now voice is coming, Nikhil? Yes. Yes, I hope now it is clear. Okay. 26 done. So 27th one देखते हैं. Ideal gas undergoing throttling process. So throttling process normally कैसा होता है? Isenthalpic होता है ना? Isenthalpic होता है. Ideal gases के लिए enthalpy is a function of only temperature, right? And ideal gases enthalpy is only a function of temperature. So for throttling for ideal gases के लिए throttling हमेशा isothermal होता है. So isothermal process के लिए temperature will be constant. So 27th answer will be option A. Okay, so 27th answer will be A. So remember करना है आपको throttling के केस में क्या होता है ना, so वो चीजें याद रखना है. So for ideal gases throttling will be isothermal. Now 28, on a TS diagram, slope of the constant volume line for an ideal gas is, on a TS diagram पे on a TS diagram slope of the constant volume line for an ideal gas is. So हमें फाइंड क्या करना है? TS डायग्राम का स्लोप क्या होगा? TS डायग्राम का स्लोप होगा dt by ds. हमें फाइंड करना है व्हाट इज द dt by ds वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज द dt by ds वैल्यू, dt by ds for constant pressure. Easy. So this is what we need to find. Now first of all, we know du is equal to what? Du is TdS minus PdV. dH is TdS plus VdP. ये दोनों इक्वेशन आपको तो पता ही है. These are your fundamental property relations, है ना? These are our fundamental property relation. Ideal gas है तो du होगा Cv dt. Constant volume process के लिए PdV 0 हो जाएगा. dH will be equal to Cp dt. Constant pressure के लिए this will be 0. So you will be getting dt by ds at constant volume will be, this value will be T by Cv. This value will be T by Cp. So we know Cp is greater than Cv, so T by Cv will be greater than T by Cp. So slope of the constant volume line, that is T by Cv, will be more than that of constant pressure line. ठीक है, so ये आंसर होगा. Next question. This is a question. An evacuated rigid adiabatic tank is filled slowly with air from a supply line supplying air at constant pressure, temperature TL. Okay. Now temperature of air in the tank at the end of the filling process will be. So we are filling, right? We are filling gas against vacuum. But is it a free expansion? No, free expansion process nahi hai, right? This is an open system, है ना? This is an open system, that is some mass is coming in, right? Some mass is coming in. That is, we have a evacuated tank. Into the tank we are filling some air from a supply line at constant pressure. So this kind of problem we might have seen, okay? That is, initially there is nothing is present, it is vacuum, right? Initially there is nothing is present, vacuum. So initial internal energy will be 0, right? Initial internal energy will be 0. So whatever is your final internal energy, that will be equal to your inlet enthalpy in this case. So how are you getting this, right? How are you getting this? You have to apply this equation, d by dt of mass into internal energy of the tank plus outlet energy minus inlet energy equal to heat transfer plus work transfer. Now here
there is no work because filling against vacuum, no heat transfer, no outlet. So we can say directly d by dt of mass into internal energy is equal to your inlet energy. Your inlet energy will be what? If you do not consider, if you are not considering your kinetic and potential energy, आपका जो internal energy, final internal energy क्या होगा? Final internal energy and inlet enthalpy ये दोनों same रहेगा. So आपका जो T2, हाँ yes, आपका जो final temperature होगा, this will be gamma times T inlet in case of ideal gas, right? In case of ideal gas. So gamma is always positive. So your value will be greater than that of TL, option A. Now अगर ये same type of question free expansion पूछा है, मतलब closed system पे, if the question was happening in a closed system, if it was a free expansion process, the temperature will be same. Okay, free expansion of an ideal gas. If it is real gas, temperature will be less. So we discuss three conditions normally. Okay, so all the three conditions you need to remember. Okay, sir, इसमें gamma times initial, yeah, यही है, same. What you're saying is correct. So gamma times Ti. Next question. Molar density of a binary mixture is given by rho equal to 1 plus x1 x2. Okay, rho is equal to 1 plus x1 x2, where x1 x2 are the mole fraction of component A and B respectively. Partial molar volume at infinite dilution for component 1 find करना है ना? That is, आप देख सकते हैं मोलर वॉल्यूम दिया है ना? मोलर वॉल्यूम दिया है. सो मोलर वॉल्यूम, इफ दे आर आस्किंग मोलर वॉल्यूम, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेंसिटी, मोलर डेंसिटी. सो मोलर डेंसिटी विल बी व्हाट? 1 by molar density will be your molar volume, because we need to find the molar volume, right? Partial molar volume. So for that we require molar volume. So 1 by density will be what? 1 divided by x1 x2. Not 1 divided by x1 x2. There is 1 divided by 1 plus x1 x2. Now how do you find V1 bar? VA bar they are asking you to find. VA bar will be equal to what? Molar volume minus x2 into dou V by dou x2. And हमें फाइंड करना है पार्शियल मोलर वॉल्यूम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है मतलब क्या है? दैट इज x1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना है 0, x2 को 1. सो ओनली प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन हो सकता है, how can we calculate the molar volume? So molar density is given, so 1 divided by this will give you the molar volume. Remaining सब कुछ calculation है. Infinite dilution of component 1 होगा ये, that is understood. Okay, component 1, infinite dilution of component 1 मतलब क्या है? वो component का mole fraction will be very very low. x1 tends to 0, so x1 0, x2 1. Substitute करो, you will get the answer. The answer will come exactly as 0. Properly आपको differentiate करना है dou v by dou x2. ठीक है, so ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30, थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए सिस्टम prepared by decomposing NH4Cl into an evacuated space, right? NH4Cl into an evacuated space. So your answer will come as 1. So yes, any other doubts? No doubt. So you can see here, that is, your equation will be like this. F is equal to C minus P plus 2 minus R minus S. So the reaction is not given, but you need to remember the reaction. NH4Cl, if the decomposition reaction of NH4Cl, NH3 plus HCl, so वो reaction आपको पता होना चाहिए, ठीक है? So that reaction you need to remember, so then only you will be able to solve this, ठीक है? So reaction R1 होगा, so it is a decomposition reaction, okay? It's a decomposition reaction, and we are, for example, आप देख सकते हैं यहाँ पे NH4Cl is decomposed into NH3 plus HCl, so this will be the equation. So we have three components, and I think we are having one phase. So 3 minus 1 plus 2 minus 1 minus 1. So finally you will be getting answer 1.
Okay, so this is one question. Same type, yes, phase rule. So same way, you have one more question that I will discuss again. So most of the cases they will give you the reaction, right? Most of the cases they will give you the reaction, but sometimes if they don't give the reaction, means you have to remember the reaction and solve. Like these kind of reaction will be, they will be asking. Okay, so let us see next question. If mu h, that is your Joule-Thomson coefficient is given in the question. Joule-Thomson's coefficient is given. वो equation दिया है ना? That equation is given, and they have given. It is not for ideal gas. They have not given ideal gas. They have given a P into V minus C equal to RT. They have given an equation of state. Okay? They have given an equation of state. For this equation of state, they are asking what is happening here. Right? What is happening here? 130 questions का 1 आ रहा है, 30 questions. So which one? Question number 30. This one. इसका 0 आएगा, exactly 0 आएगा. So do it clearly. x1 0 होगा, x2 1 होगा. ठीक है, exactly 0 हो जाएगा. Differentiated clearly. वो आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now this one देख सकता है P into V minus B. So यहां से हमें चाहिए V के लिए एक इक्वेशन. V will be equal to RT by P minus C is V. So find the value of mu h, that is your Joule-Thomson's coefficient. So T into differentiation of dou V by dou T is what? R by P minus V is again RT by P. Okay, RT by P minus C. Okay, so you will be having minus of V will be there. So solve, you will get dt by dh plus C. Yes, plus C आएगा शायद, है ना? T into R by P. Yes, T into R by P minus V is this one, that is RT by C, RT by P. Okay, यहाँ पे plus C आएगा ना? That's what you're saying. Okay, right, that is correct. RT by P plus C. Yes, that is correct. RT by P plus C. Now minus RT by P plus C. So आपका final mu h का value क्या आएगा? Your mu h will be equal to RT by P cancel, so it will be minus. Yes, anonymous. Plus C होगा, सही है. ठीक है, plus C होगा. So final your mu h is negative. Mu h is negative in the sense you are getting dt by dp is equal to negative. dt by dp is negative. dt by dp is negative in the sense whenever you are having throttling process, pressure आपका decrease होगा, है ना? Pressure is decreasing in throttling, है ना? Whenever you have decrease in throttling, if dt by dp is negative, what is the meaning? You have an increase in temperature. Okay, you have an increase in temperature. So increase in temperature meaning is you will have this particular gas will be heated on cooling. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या मीनिंग है? व्हेनेवर यू हैव अ डिक्रीज इन प्रेशर, टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीज कूलिंग. आइडियल गैस के लिए म्यू एच की वैल्यू क्या होगा? फॉर आइडियल गैसेस योर म्यू एच वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. आइडियल गैसेस के लिए म्यू एच की वैल्यू 0 आ जाएगा. दैट इज टेम्परेचर will not change, temperature will be constant when we decrease pressure. Okay, next question भी आपको solve करना होगा थोड़ा सा, ठीक है? that is chemical reaction equilibrium वाला question है. so exactly आपको answer मिल जाएगा. that is 6 mole of H2, 4 mole of CO present है. they have given L and K is 0. L and K is 0 means you can find the value of K, e power 0, 1. so you will get K is equal to 1. K is equal to 1, so this is equal to K phi into Ky into P power nu. So from this you have to solve by using what? So initial moles are given, right? Initial moles 6 mole, 4 mole is given. So solve and finally you are going to get 0.4. This 0.4 is not the value of extent. Extent of reaction की value नहीं है because they are asking fraction. Okay, they are asking fraction. So solve it carefully, sir. But option A is given. Okay, let me check. No, actually here they have given in your test. I have corrected it. This is the old version. Okay, so option is not A. Option is B. This one is option B. Throttling is
ऑप्शन बी आपके टेस्ट में करेक्ट करके दिया है मैंने, ठीक है। सो ये पीडीएफ में गलत है, दैट्स ऑल, राइट। स्मार्ट लर्नर, which question you want to repeat, you can tell me so that I will repeat, okay? ठीक है, so यहाँ पे gas will be heated on throttling ही correct है, here it is wrong, but in your actual PDF I have corrected it, so option is B, okay? So it's an old PDF. Now, whichever question you want to repeat, you can tell me, so I will be repeating. Now, steam quality of 0.98 is present in two containers, A and B at 300 and 200 respectively. Now they are asking steam condenses and now the quality is changed to 0.01. Now they are asking what is the relation between VA1, VA2, etc. This is the question, okay? Once again, you have steam quality, initial steam quality कितना है 0.98. now quality decrease हो गया क्योंकि steam is condensed, okay? After condensation your steam's quality is decreased to 0.8 to 0.01, okay? 0.8 to 0.01. they are asking what is the relationship between VA1, VA2, VB1, VB2 respectively. So container A is at 300, container B is at 200. so if I draw the diagram of critical temperature and volume, if I draw this diagram, this will be your diagram, okay? This will be your diagram. ये होगा, this will be the value of what? Critical point. Now pressure के हिसाब से क्या होगा, ये diagram ऊपर की तरफ shift होगा, है ना? This diagram will be shifted to above. So this is your 200 kilopascal container. This is your 300 kilopascal container, okay? This is your 200 kilopascal container and 300 kilopascal container. 300 is container A, so this is your container A, this is your container B. 300 and 200, right? 300 and 200. Now 300 and 200, okay? Initially your quality is 0.98, right? Initially your quality is 0.98. so here you can see when quality is 0.98, which is the point of quality 1, this is the point of quality 1, right? This is the point of quality 1. now you need to draw a line which is near to 1. so this may represent, I will use another color, so this may represent your 0.98 quality, this may represent your 0.98 quality. so I can say this will be VA1, this will be VB1. so from this I can say VA1 is less than VB1, okay? VA1 is less than VB1. now second case what they are doing is steam is condensing. so when the steam is condensing your quality is 0.01. that is, what is the meaning? Only that much amount of fraction of steam is present. 0.01 will be approximately here. So you can see these two lines. So here this is A, so this will be VA2. This is B, this will be VB2. So here the opposite will happen. VA2 will be greater than VB2. Okay, VA2 will be greater than VB2. So options VA1 less than VB1, VA2 greater than VB2. Option D will be correct. Yes, I hope it is clear. Okay, 32 you want me to repeat 32, which is the question 32. Okay, 32, this one. Okay, once again I will repeat, no problem. So 32, those who are asking for repeat, they are asking what will happen to the gas after throttling. So if you want to understand what will happen, हमें find करना पड़ेगा Joule-Thomson's coefficient, है ना? Joule-Thomson's coefficient find करना पड़ेगा. So here this is the equation for Joule-Thomson's coefficient. Equation दिया है. Question में दिया है P into V minus C is equal to RT. So यहाँ से आपको मिल जाएगा volume का equation. What is volume? Volume is equal to RT by P plus C. So find equation of mu H. Mu H क्या होगा? T into temperature into
Differentiation of this term is what? R by P minus V. What is V? V minus V will be RT by P minus C. So your जूल थॉमसन्स कोएफिशिएंट का वैल्यू आएगा नेगेटिव, राइट? जूल थॉमसन्स कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव आना, इसका मीनिंग ये है dt by dP जो होगा ना, ये वैल्यू नेगेटिव होगा। मतलब जब आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, थ्रोटलिंग के टाइम पे क्या होगा? व्हेनेवर यू हैव थ्रोटलिंग, your pressure is decreasing. When you have a decrease in pressure, your temperature will increase. That's why you have a negative sign. Okay, positive है तो decreasing, decreasing. Clear? Smart learner is asking, तो cool होगा ना सर? Cool नहीं होगा. Cool होगा if it is positive, right? Both are positive, then only it will be cooling. That is, if you are decreasing the pressure, you will have decrease in temperature. Then it is positive. है ना? यहाँ पे negative है, so इसलिए heat होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर dt by dP पॉजिटिव है, मतलब थ्रोटलिंग पे प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर को क्या होगा? प्रेशर विल डिक्रीज, है ना? प्रेशर डिक्रीज होगा, सो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है? डिक्रीज, डिक्रीज, दिस विल बिकम पॉजिटिव। ओके, यस, सो वी डिस्कस दिस। So, degree of freedom for a system prepared by partially decomposing CaCO3 to evacuated space. So, CaCO3 solid होता है ना? CaCO3 solid is decomposed into CaO is also a solid plus a gas CO2. Now, how many components are there? 1, 2, 3. 3 components. F is equal to 3 minus, sorry, C minus P plus 2 minus R minus S. Number of components 3. Now phases are not 2, phases are 3, क्योंकि यहाँ पे 2 solids available है ना? दोनों solids will create 2 different phases, so it will be 2 plus 1 3, 3 minus 3 plus 2. There is one reaction, so minus 1 1. Yes, Suresh, positive by negative. Yes. I hope it is clear for everyone. ठीक है, थोड़ी देर बाद में डिस्कस सो फ्लूइड के सर अभी डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। पहले अपन लोग मास ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जितने भी हैं। चलो 46 देखो जरा। A batch distillation is conducted in which the residue remaining W is equals to 60 mole. The feed F fed into the batch distillation flask by analyzing the graph given below will be. क्या आंसर रहेगा इसका? आप देखो, बैच डिस्टिलेशन में कौन सी इक्वेशन यूज होती है? रैली की इक्वेशन। इन बैच डिस्टिलेशन वी यूज रैली की इक्वेशन। रैली की इक्वेशन क्या है? ln f बाय w इज इक्वल्स टू दिस इज रैली की इक्वेशन। आपको W की वैल्यू दी है और पूछ रहा है आपसे, W की वैल्यू अगर 60 दी है आपको, आपसे F की वैल्यू पूछी जा रही है। कैसे करोगे? ग्राफ किस किस के बीच है वो देखो। ग्राफ इज बिटवीन 1 अपॉन वाई स्टार माइनस एक्स वर्सेज एक्स, ठीक? और किस किस लिमिट के बीच है? एक्स डब्ल्यू से एक्स एफ के बीच ये ग्राफ। एरिया दिया हुआ है 1, एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है इसके अंडर का जो एरिया है ये दिया हुआ है 1। एरिया कैसे निकालते हैं? बेसिकली इस चीज की वैल्यू आपको दे दी गई। दिस इज नथिंग बट योर एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, खत्म बात। सो ln f बाय w and w is 60, this is equals to 1
So basically F is equals to 60 E, 160. So the correct answer will be 163. The value of F will be 163 moles. इतनी फीड आपने एंटर करी गई. हाँ, RHS रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व. सही है सभी लोग. बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सारे सवाल इसीलिए रखे गए थे कि आपकी बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है वो टेस्ट करने के लिए. इसलिए थोड़ा सा ये टफ किया गया. मॉक 1 तो बिल्कुल बच्चों वाला बना दिया था. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. द इक्विलिब्रियम रिलेशन फॉर अ सिस्टम इज, इक्विलिब्रियम रिलेशन दिया हुआ है y is equals to 2.5x, where x and y are expressed in mole fractions. If the equilibrium relation is expressed in terms of mole ratios, ये किसके टर्म्स में है? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम रिलेशन है. तो मोल रेशियोज के टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसको? अपन जानते हैं कि कैपिटल Y is y upon 1 minus y. So basically y will be and तो y की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो. क्या निकल के आएगा आपके पास? y अपॉन 1 प्लस y. This will be the equation in terms of mole ratios. ये मोल रेशियोज के टर्म्स में हो गई भाई. पूछा क्या है? What will be the slope of this equilibrium line at x is equals to 0? स्लोप कैसे निकालते हैं? dy by dx. आपको बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करके x is equals to 0 रखना है. राइट. सो आंसर विल बी 2.5. 2.5 ही आएगा. इनिशियल स्लोप, चाहे आप मोल फ्रैक्शंस में बात करें चाहे मोल रेशियोज में बात करें, इनिशियल स्लोप रिमेन्स द सेम. राइट. नोट करो. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 48. द इंडिविजुअल गैस फेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट KY हैज सेम यूनिट एज. क्या यूनिट होगी मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की? KY की यूनिट क्या होगी? NA क्या होता है? KY राइट. अब डेल्टा Y क्या है? डेल्टा Y क्या है? इसकी तो यूनिट लेस है भाई. ये तो मोल फ्रैक्शंस का डिफरेंस है. तो KY की यूनिट किसके बराबर होगी? जो आपके फ्लक्स की. molar flux, right? So the individual gas phase mass transfer coefficient has same unit as that of molar flux. ठीक. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 49. 49 का आंसर दो. वैसे तो लिखा ही हुआ है. द एंट्रोपी चेंज फॉर एड्सॉर्प्शन ऑपरेशन इज. इंपॉर्टेंट है ये सवाल. कैसी होगी एंट्रोपी? देखो जरा. एड्सॉर्प्शन में होता क्या है? एक सॉलिड है, इसी को बोलते हैं क्या? एड्सॉर्बेंट. दिस इज एड्सॉर्बेंट. ये यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. गैस का मिक्सचर. तो अभी देखो, अभी एंट्रोपी किसका है? बेसिक डेफिनेशन से जाओ एंट्रोपी की. एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ रैंडमनेस. अभी रैंडमनेस ज्यादा है सिस्टम में. एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा? ये सॉलिड कुछ मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर लेगा. सम मॉलिक्यूल्स विल गेट एड्सॉर्ब. मतलब किसी रूम में एक बच्चे भाग रहे हैं, किसी रूम में बच्चे भाग रहे हैं, आपने कुछ बच्चों को पकड़ लिया, तो बेसिकली आपने क्या कम की? रैंडमनेस कम की ना. रैंडमली भाग रहे थे, तो कुछ मॉलिक्यूल जब एड्सॉर्ब हो गए तो उसकी रैंडमनेस कम हो गई.
सिस्टम की रेंडमनेस डिक्रीजेस, एंट्रोपी नेगेटिव। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। फॉर एड्सॉर्प्शन एंट्रोपी इज नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसको। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? A dissolved gas is being stripped out from a dilute solution in a packed tower using steam. एक पैक टावर में ऑपरेशन हो रहा है, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द इनलेट लिक्विड इज, इनलेट लिक्विड में कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में दी हुई है, x2 इज 0.06 and in the lean solution at the bottom must not exceed, जो x1 है, this should be 0.002. The equilibrium and operating line are lines are nearly straight. Important line है ये, straight है दोनों. The overall liquid phase driving force at the top and the bottom of the column are found to be 0.0472 and 0.0102. टॉप पे है ड्राइविंग फोर्स क्या, x2 ये दिया हुआ है ड्राइविंग फोर्स, यही होता है ड्राइविंग फोर्स। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। आपको बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ ओवरऑल लिक्विड फेस ट्रांसफर यूनिट, NTOL। अब NTOL के दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, मैंने आपको मास ट्रांसफर के फॉर्मूला सेशन में बताया था। एक तो ये है, दूसरा फॉर्मूला है आपके पास NTOL के लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? दोनों तो कर नहीं सकते, दोनों में से एक ही फॉर्मूला यूज होगा, या तो ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओगे जरा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? दो फॉर्मूले हैं ना, कैसे डिसाइड करोगे? इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइंस आर लीनियरली स्ट्रेट। पहला वाला फॉर्मूला कब लगता है? ये कब लगता है? जब एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू 1 हो, मतलब L/mg की वैल्यू 1 हो। दूसरा फॉर्मूला कब लगता है? जब एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं है, L/g इज नॉट इक्वल टू m, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम कर्व। तो मेरे को बताओ ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? 1। बाकी कैसे पता चलेगा? एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 का क्या मतलब होता है? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 मतलब डायग्राम बना सकते हो इसका, इक्विलिब्रियम कर्व, ऑपरेटिंग लाइन। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। क्यों भाई ये रॉन्ग क्यों है? आप देखो ड्राइविंग फोर्स पे ध्यान दो जरा, ड्राइविंग फोर्स को देखो। ड्राइविंग फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो नीलंजन, सही है। ड्राइविंग फोर्स बदल रहा है भाई। ड्राइविंग फोर्स कैसा होता है? अगर एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 है तो ड्राइविंग फोर्स तो कांस्टेंट रहता है।
एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1 मींस ड्राइविंग फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ड्राइविंग फोर्स होता क्या है? माइनस के एक्स बाय के वाई. सो यू विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. तो इस ये फॉर्मूला लगाइएगा, सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट है. ड्राइविंग फोर्स है, खत्म बात. x2 कैपिटल x2 निकाल लेना, कैपिटल x1 निकाल लेना, खत्म बात. डी आंसर आएगा. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है ना. गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, सोचने को मजबूर करती है क्या फॉर्मूला लगाऊं. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा. क्वेश्चन नंबर 51. A binary distillation column separating A and B is operated at total reflux in the startup period. Total reflux पे बात हो रही है. No product is being drawn. The relative volatility of A with respect to B is अल्फा ए बी की वैल्यू दी हुई है 2. ट्रे डायग्राम बनाओ. If the vapor entering the top tray has, top tray मतलब ट्रे नंबर 1. सो टॉप ट्रे पे जो वेपर आ रहा है उसकी कंपोजिशन है कितनी? 0.95. What is the mole fraction of A in the vapor leaving the tray? जो वेपर इस ट्रे को लीव करेगा, ट्रे 1 को, उसकी कंपोजिशन क्या होगी वो आपको बतानी है. कंसीडरिंग आइडियल ट्रेज इनसाइड द कॉलम. कॉलम के अंदर आइडियल ट्रेज है, तो आइडियल ट्रेज है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लिक्विड लीव करेगा x1, ये आइडियल ट्रेस का क्या मतलब है? लीविंग स्ट्रीम्स विल बी इन इक्विलिब्रियम. किसी भी प्लेट से जो स्ट्रीम लीव्स करेंगी वो इक्विलिब्रियम में होंगी. मतलब y1 विल बी इन इक्विलिब्रियम विद x1. और इक्विलिब्रियम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y1 इज इक्वल्स टू अल्फा x1 अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 x1. अल्फा पता है मेरे को, अब बस कैसे भी मेरे को x1 की वैल्यू पता चल जाए, मेरा y1 आ जाएगा. कैसे निकालेंगे x1 की वैल्यू, कोई बता सकता है? What will be the value of x1 बताओ. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. What will be the value of x1? x1 की वैल्यू क्या रहेगी बताओ. What will be the value of x1? कोई बता सकता है क्या? बनना चाहिए. x1 की वैल्यू क्या रहेगी? हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो ध्रुवंग, सही कह रहे हो. हाँ हाँ सही है जैनिश, आप भी सही है भाई. ये दोनों बराबर रहेंगे. y2 विल बी इक्वल टू x1. क्यों? टोटल रिफ्लक्स. सारी लाइंस, रेक्टिफाइंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग लाइन, सब कॉन्साइड करेंगी 45 डिग्री लाइन पे. x1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0.95. खत्म बात. इंपॉर्टेंट लाइन थी वो, टोटल रिफ्लक्स. ऐसा ही नहीं दिया था. एट टोटल रिफ्लक्स वेपर कमिंग टू अ प्लेट एंड लिक्विड लीविंग द प्लेट हैव सेम कंपोजिशन. सही है पूजा, सही है, आपका भी सही है, गुड. सो y2 इज इक्वल टू 0.95, x1 इज इक्वल टू 0.95. तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर देना. 2 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.9. बी आंसर आ जाएगा. इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, बिल्कुल टेस्ट किया गया है इस पेपर में. मॉक 1 तो आसान दे दिया था, आप लोग खुश हो गए होंगे. मॉक 2 थोड़ा सा एडवांस दे दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम.
बार्क भी आपके कंसेप्ट को बहुत टेस्ट करेगा एग्जाम में। चलो ये करो जरा, 100 kilograms of 50% solution of C in A. kilograms feed is of a 50% solution. A 50 किलो है, C 50 किलो है, is equilibrated with 70 kg of solvent B. B की क्वांटिटी है 70 kg, containing 2% of C. XS is 0. At equilibrium, the raffinate phase R has a mass of 80 and has 52% A. A की quantity is 0.52, B की quantity is 0.08, C की quantity कितनी हुई 0.4. एक्सट्रैक्ट में आपको नहीं पता है क्या चक्कर है, तो निकालना क्या है, सेलेक्टिविटी और सेपरेशन फैक्टर ऑफ सी. सेलेक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी इन एक्सट्रैक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए इन एक्सट्रैक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी इन रैफिनेट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए इन रैफिनेट. दिस इज सेलेक्टिविटी. तो बेसिकली पहले आपको वाई सी और वाई ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. दोनों बैलेंसेस लगा दो. पहला बैलेंस क्या रहेगा, F प्लस बी इज इक्वल्स टू ई प्लस आर. दूसरा C बैलेंस क्या रहेगा, थर्ड A बैलेंस लगा दो. ये 3 बैलेंस लगेंगे. हाँ सही है, सही है. ठीक, ये 3 बैलेंस लगेंगे. आपको निकालना है क्या क्या, वाई सी और वाई ए निकालना है, क्योंकि एक्स सी और एक्स ए तो पता है. दिस इज नथिंग बट एक्स ए रैफिनेट. द करेक्ट आंसर विल बी ए. सेलेक्टिविटी विल बी 3. सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा. सो बार्क में भाई लेंदी सवाल भी रहेंगे और वन वर्ड सवाल भी रहेंगे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. कौन सा सवाल छोड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे. अब ऐसा नहीं है कि 20 सवाल छोड़ दिए आते हुए, वैसा भी मत करना. क्वेश्चन नंबर 53. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53? A 10 mm diameter bubble of pure gas A rises through a constant liquid at a steady state velocity of 25. The average mass transfer coefficient is found to be 0.013. अब बबल है of pure gas that is rising through a liquid. किस चीज की बात हो रही है, पेनिट्रेशन थ्योरी. पेनिट्रेशन थ्योरी में मास ट्रांसफर कोफिशिएंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट DAB पाई TC. और कांटेक्ट टाइम क्या होता है, डायमीटर अपॉन वेलोसिटी. सो बेसिकली दिस KC is proportional to under root V by D. वेलोसिटी और क्या वेरी कर रहा है, डायमीटर. दो चीज वेरी कर रही है. सो KC2 बाय KC1 this will be equal to under root
v2 बाई d2, ये करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या दिया है आपको? v2 वेलोसिटी दी हुई है 10, इनिशियली इट वाज 25, डायमीटर 5 mm और इनिशियली द डायमीटर वाज 10, राइट। और KC1 की वैल्यू भी आपको मेंशन्ड है कितनी? 0.01। ये करिएगा, आंसर आ जाएगा। C विल बी द आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, समझना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मास ट्रांसफर, एवरेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के तो बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। The gas diffuses through non-diffusing V from point 1 to 2. Given P is equals to 2 atm, ये तो बना लोगे यार, इजी सवाल है। जरा एक फॉर्मूला लगाना है, स्टैगरेंट B वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है? Na 1 माइनस Ya ये है फॉर्मूला। सो dPA बाई dz किसके प्रोपोर्शनल है? बेसिक प्रॉब्लम, 2 पॉइंट दिए हैं, ये लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 55। द x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ स्टैंडर्ड साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स आर रिस्पेक्टिवली, क्या क्या होते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी TDP। ठीक है, चलिए। सो पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था इस बार, क्वेश्चन सारे अच्छे थे। ठीक है ना, चलिए। सो कल सेशन रहेगा मेरा IPC का। ठीक है, IPC का सेशन रहेगा। लास्ट फॉर्मूलाथन सीरीज वाला पार्ट बचा है, वो और डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि बाग का पेपर 3 तारीख को है, 1 अप्रैल को हमारा खत्म होना था। कल अब सारा फॉर्मूलाथन सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो। FM So we'll see the remaining questions in FM and we'll finish the session. Okay. So yes, mass transfer is done, IPC is done. So let us check the question from fluid mechanics as well. Question number 35, 36 se start. Okay. So we can see here a Newtonian fluid is confined between 2 broad parallel vertical plates separated by a distance b. The plate on the left is stationary and on the right is moving vertically upward with a constant velocity v0. That is, they have given one plate which is stationary and second plate is moving upward with a velocity v0. Okay, upward with a velocity v0. This is the question. Now, which one of the following can be the velocity distribution, right? Which one of the following can be the velocity distribution? This is the question. So this question is based on your Navier-Stokes equation. Okay, yes, I hope it is clear for everyone. Voice, yes. This is based on your Navier-Stokes equation. What is your general equation, general Navier-Stokes equation in any direction? That is, x direction you can write rho gx minus dou p by dou x plus mu into dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square plus dou square u by dou z square is equal to density into acceleration in x direction. This is your general Navier-Stokes equation. So they have given you here, there is no confusion because they have given the equation here. That is, they have given you the governing equation in the question itself. Okay, so there is no confusion. What you have to do is, you have to integrate this equation twice and find the value of constant C1 and C2. That's the only problem you have. That is, take this side, that mu into dou square v by dou x square is equal to dou p by dou v, dou p by dou y plus rho g.
So integrate this equation 2 times. You will get 2 constants. You need to find the value of 2 constants. You will get the option. So when you check the option itself, you will understand which one is the correct answer, because in this option there is no rho g, so this is wrong. Okay, second option also there is no rho g, that is also wrong. Okay, so by seeing the option itself you should be able to understand it. Right now, third option, there is no term of V naught. Here the flow is due to what? One is pressure difference. First reason is pressure difference. Second reason is due to the movement of the second plate. So in the third option you don't have the third option, that is you don't have the V naught. Velocity is not given, so third option is also wrong. So question number D will be correct. Sorry, option number D will be correct in this particular question. So this is a question based on your Newton's law of viscosity, and this is a question based on your Navier-Stokes equation. Both will be applied here. Yes. Next question. So another question. For a laminar flow in an annulus, phi a, which is a function of inner and outer diameter of annulus, given as 1.40. That is phi a, which is a function of annulus, inner diameter and outer diameter, that value is given as 1.4. For a Reynolds number of 1600, what is the fanning friction factor? For laminar flow through an annulus, your fanning friction factor equation is 16 divided by Re into phi a. Those who remember this equation, they can solve it. So phi a is normally calculated from a graph. Okay, normally the correction factor value is calculated from a graph. In the question they have directly given this. So multiply this, you will get the answer. So I think it is 0.014, I guess. Option A will be correct. Next question. Yes, the head loss in a sudden expansion from 4 centimeter pipe to 10 centimeter pipe is given. Okay, head loss in a sudden expansion from 4 centimeter dia to 6 centimeter dia, that is, this is your 4 centimeter dia and you have a sudden expansion. In this case, what is the head loss? So what is the equation? H expansion equation is V1 minus V2 whole square divided by 2g. Now you have 2 diameters are given, so you know d1 square V1 is equal to d2 square V2. So 4 and 6, so it will be what? 16 divided by 36, that is 4 divided by 9, V1 is equal to V2. 4 divided by 9, V1 is equal to V2. Substitute this in the equation, you will get the answer option B. Substitute in this equation, you will get the answer option B. It's an easy question. Those who have solved, you may be getting it easily. So let us go for the remaining questions. Balloons are often filled with helium gas because it weighs only 1/7 of the air weight. Okay, that is, they have given density of helium as, they have given density of helium as density of air divided by 7. Now buoyancy force is given which will push the balloon upward. So you have a balloon, buoyancy is acting in the upward direction, and obviously weight will be acting in the downward direction. Okay, weight will be acting in the downward direction, and they have given balloon diameter 20 meter, and inside helium, that is, you have the weight of helium plus you have 3 persons 70 kg each is inside the balloon. Okay, so what will be your resultant force? And they are asking what is the acceleration. So resultant force on the balloon will be what? Buoyancy force minus weight of helium plus weight of people inside it. So you have to calculate the resultant force separately. Then by using resultant force is equal to total mass into acceleration. What will be the total mass? Weight of helium, mass of helium plus mass of 3 people. So calculate it separately, then find the acceleration. Okay, calculate it separately, then find the acceleration.
then your answer will come around 42.91 meter per second square. Because when you do something, right, when you do some calculation, जब आप calculation start करते हैं ना, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा ये acceleration की वैल्यू इतना small नहीं हो सकता. So option देख के आप टिक कर सकते हैं. उतना लास्ट तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगा. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. बट अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज यू हैव अ बलून. ओके, यू हैव अ बलून. Buoyancy of the air is given by this, and helium is filled inside, and some 3 people are sitting also. Okay, so total resultant force will be buoyancy minus this weight. Now this resultant force you can write it as mass into acceleration. Next question is a very simple question in fluid mechanics. That is, velocity profile in a fully developed laminar flow is given. What is the general velocity profile equation for a laminar flow? V is equal to Vmax into 1 minus R square by R square. So here accordingly Vmax is 4. So average velocity will be what? 2. So answer will be 2. Let us check any other question is there for FM. Yes, in fluid flow, streamlines are the lines. It's a theory question. In fluid flow, streamlines are the lines. Options are along with velocity 0. No, that is wrong. We are getting the direction of velocity from the streamline. Along which stream function is constant. So this is a theory question. So you need to remember this. You can stream function is what? Stream function is psi is your stream function. Potential function is denoted by phi. Okay, so psi is your stream function. Stream function equation you can remember. Now again another lengthy question, but it's a very simple question. A circular pipe of diameter d is replaced by a square pipe of side A of same length. Okay, so we are changing, right? We are changing a circular pipe with a square duct. You can imagine circular pipe is changed by a square duct. Now considering the same frictional coefficient for the same velocity and major loss, so everything is same. They are saying for same average velocity, major loss in both pipes, considering same frictional coefficient, what will be the answer? A will be equal to D. Why? Because if you know square duct and pipe, right? So it will be what? Square duct, your one side will be equal to your hydraulic diameter. Pipe diameter will be equal to hydraulic diameter. Easy? Now, last question in fluid mechanics. Value of friction factor is misjudged by the factor 15% in using Darcy equation. Resulting error in discharge will be, first of all, what is the equation? Delta P is equal to 4FL rho V square divided by 2D. So from this, F is inversely proportional to 1 by V square, or fanning friction factor is 1 by Q square. So from this I can say Q2 divided by Q1 is equal to root of fanning friction factor F1 divided by F2. Okay, so from this equation fanning friction factor is proportional to flow rate power minus 2. Okay, so from this fanning friction factor is misjudged by a factor of 15. So initially if your value of fanning friction factor is 100, it is misjudged to 115. So solve this, you will get the answer approximately Q, this is equal to, I'm getting some answer value, let me check the value. It is 0.932, I guess. 0.932 will be this value. Okay, 0.932. So they are asking what is the resulting error. How do you calculate error? Error is calculated always change divided by original. So change is what? 0.932 minus 1 divided by 100%. So this will be coming around minus 6.74.
So with this, we finish our complete session on BARC mock test. So today 5 o'clock, I think you have the BARC Formulathon series. So we'll be finishing within 2 days, right? All the BARC Formulathon series will be finished. And already my FM, fluid mechanics bhi khatam ho gaya mera, and thermodynamics bhi khatam ho gaya. And in live app, fluid mechanics is going on. Okay. So that's all. We are finishing our session today here. So thank you all for watching. Please stay tuned for more videos on BARC. Okay, all the very best for all the students who are appearing for this year BARC. So once we finish the written part, we will go for what interview guidance or whatever other part we can do for getting better results. Okay, thank you very much. See you all in the next session.